हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने नीट 2026 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी, एनसीईआरटी सीरीज़। उसमें हमने कुछ नहीं मतलब 2 चैप्टर देख लिए हैं, एक सेल वाला चैप्टर और एक ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देन उसके बाद में हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला। उसका एक लेक्चर हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया है। दैन आज उसका सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करें लेक्चर को। इससे पहले मैं कुछ रिवाइज करूँ आपको, तो हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो हमने चैप्टर को स्टार्ट किया, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब मान लो चैप्टर का दिया हुआ था, फिर चैप्टर में ब्लड को स्टार्ट किया। ब्लड के बाद मैंने पढ़ा कि फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है, इसका मैट्रिक्स जो होता है वो फ्लूइड होता है, प्लाज्मा होता है इसमें और फॉर्म एलिमेंट्स मिलते हैं। फिर हमने प्लाज्मा को स्टडी किया कि 55% प्लाज्मा जो है ब्लड का पार्ट बनाता है, स्ट्रोक ब्लड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, 90 to 92% वाटर मिलता है, 6 to 8% प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन भी 3 टाइप के होते हैं, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन मैम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ग्लोबुलिन मैम क्या बनेगा एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करेगा, इन मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में बोल सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम में रोल होता है। देन मैम एल्ब्यूमिन जो है वो क्या करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाएगा बॉडी का। देन मैम इसके अलावा भी प्लाज्मा में मैम कुछ मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया देखने को मिलते हैं। मैम इसके अलावा भी कुछ प्लाज्मा में जैसे लिपिड्स और अमीनो एसिड हमें देखने को मिलता है, ग्लूकोज देखने को मिलता है, जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता रहता है इन द मतलब ब्लड के अंदर। फिर मैम हमें बताया गया था कि प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में, फॉर्म ध्यान रखिए बच्चों, इनएक्टिव फॉर्म में हमें जो ब्लड को कोगुलेट करने के लिए फैक्टर्स होते हैं वो मिलते हैं, बट वो कौन से फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब मैं क्या करती हूँ प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं उन्हें माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास बच जाता है सीरम। ये पीवाई के आपका किस सीरम किसे कहते हैं, प्लाज्मा में से जब आपने क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर दिया तो उसमें सीरम बच गया, तो आपको पता चला होगा कि सीरम क्लॉट नहीं हो सकता, क्योंकि किस सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है, तो वो क्लॉट कैसे होगा। ठीक है, तो सीरम की डेफिनेशन में देख लीजिए, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को बाहर निकालना है तो वो सीरम बच जाएगा। फिर दैन हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में बोल दिया एनसीईआरटी हम 3 चीज़ों को कलेक्टिवली शामिल करेंगे, उसको एरिथ्रोसाइट को, ल्यूकोसाइट को, थ्रोम्बोसाइट बोल दो। दैन फिर हमने एरिथ्रोसाइट को अच्छे से पढ़ा, जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, मोस्ट अबंडेंट सेल है। जितने भी सेल उनमें से सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन हमने देखा 120 डेज़ का होता है। फिर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, कहाँ पे जाके डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में होती है। स्प्लीन को हमने ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में जो आरबीसी होती है वो इन्यूक्लिएट होती है, उसमें कोई न्यूक्लिएट नहीं देखने मतलब न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता। और क्या होता है, बाइकनकेव शेप होती है। आरबीसी का जो नंबर है ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन एडल्ट के अंदर कितना होना चाहिए, पर MM³ ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन होना चाहिए। लैख में चेंज करें तो 50 लाख to 55 लाख पर MM³ ब्लड में होना चाहिए। एंड हीमोग्लोबिन देखिए कि ईच 100 ml ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन क्या होता है मैम, हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, आयरन कंटेनिंग होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है जो हमें आरबीसी के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए आरबीसी का कलर भी हमें रेड दिखता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। अमाउंट देखिए हीमोग्लोबिन का। तो और ये कुछ और फिर हीमोग्लोबिन किस में हेल्प करता है मैम, गैसियस ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था 97% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना के ट्रांसपोर्ट होती है, और 20 से 25% जो CO2 है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना के क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये सब हमने पढ़ा किसके बारे में बच्चों, इर्थ्रोसाइट आरबीसी के बारे में। और ये बनती कहाँ पे है, रेड बोन मैरो के अंदर बनती है। जो सारी सेल्स है, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो WBC हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, कहाँ बनेगी, रेड बोन मैरो के अंदर ही बनेगी। ठीक है मैम। देन उसके बाद में हमने देखा WBC को हमने वाइट ब्लड सेल्स बोला, इसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ये लैक करते हैं हीमोग्लोबिन को, इसलिए इसका कलर वाइट होता है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, वाइट ब्लड सेल्स बोल दिया। जो मैम WBC है इसका नंबर कम होता है, 6000 से 8000 पर MM³ ब्लड में होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है। और मैम WBC को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट में क्या आएगा मैम, न्यूट्रोफिल आएगा, एसिडोफिल आएगा, बेसोफिल आएगा। एक ग्रेन्युलोसाइट में क्या आएगा बच्चों, लिम्फोसाइट आएगा, मोनोसाइट आएगा। फिर मैम हमने एक ट्रिक देखी थी NLM-AP, इनको नंबर के बेस पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल होगा, फिर लिम्फोसाइट होगा, फिर मोनोसाइट होगा, फिर एसिडोफिल होगा, जिसे हम इओसिनोफिल भी बोल रहे हैं। देन लास्ट में क्या आएगा, बेसोफिल आएगा। जो न्यूट्रोफिल है बच्चों और जो मोनोसाइट है वो दोनों कैसी होती है, नेचर में फैगोसाइटिक होती है, यानी कि जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है तो क्या करती है, उसे इनग्लफ कर लेती है, उसे खा जाती है, उसे मार देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। एंड जो न्यूट्रोफिल है उसका परसेंट होता है बॉडी के अंदर 60 से 65%, और वहीं पे जो लिम्फोसाइट होती है वो होती है 20 से 25%। ठीक है। फिर हमने देखा कि मैम बेसोफिल 3 चीज़ें सीक्रेट करेगी, हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन, और उसका रोल किस में होता है मैम, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में उसका रोल होता है। देन हमने देखा था बच्चों इओसिनोफिल को एक तो हमें ध्यान रखना है किसमें, पैरासाइटिक इन्फेक्शन वगैरह में, और एक क्या ध्यान रखना है बच्चों, एलर्जिक रिएक्शन में। और जो बेसोफिल है वो नंबर में सबसे कम होता है 0.5 to 1%, वहीं पे जो इओसिनोफिल या एसिडोफिल है वो होता है बच्चों 2 से 3%। ठीक है। फिर बच गया मोनोसाइट तो हमने देख लिया। उसके बाद बच गया लिम्फोसाइट। सॉरी मैंने मोनोसाइट का नंबर आपको गलत बता दिया था, मोनोसाइट का नंबर होता है 6 से 8%। ठीक है। लिम्फोसाइट होते हैं वो होता है 20 से 25%। और क्या करते हैं, 2 टाइप होता है, बी एंटी लिम्फोसाइट, और ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, इनका डिफेंस मैकेनिज्म में रोल होता है।
ठीक है। जो मैंने गलती बोल दिया था उसको मैंने करेक्शन किया। कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट में बताना, मैंने आपने यहाँ पे गलत बोल दिया। वैसे मैं सही बोल रही हूँ बट वो मैंने गलत बोल दिया था आई थिंक, ठीक है। फिर हमने देखा मैं प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। मीगा कैरियोसाइट नाम का एक सेल होता है रेड बोन मैरो के अंदर, वो फ्रेगमेंट हो जाते हैं, उसके तो प्लेटलेट्स बन जाते हैं। मैम प्लेटलेट्स का नंबर में ध्यान है 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm क्यूब ब्लड में होता है और इसका काम क्या होता है, मैम ब्लड को क्लॉट कराने में इसका काम होता है। और जब हमारी अगर बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो एक्सेस अमाउंट में ब्लड क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर देन हमने देखा उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में एनसीईआरटी में बोला है कि हमें लगता है कि हमारा ब्लड सिमिलर है देखने में, हम देखते हैं तो, बट कुछ सर्टेन एस्पेक्ट में क्या होता है डिफरेंट होता है। ब्लड ग्रुप करने के बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, बहुत सारे तरीकों से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, बट जो 2 मेन वाइडली चलती है वर्ल्ड वाइड है वो है RH ग्रुपिंग और ABO ब्लड ग्रुपिंग। फिर हमने ABO ब्लड ग्रुपिंग को पढ़ा। ABO ब्लड ग्रुपिंग में हमने 4 ब्लड ग्रुप देखे, AB एंड O। देन हमने एंटीजन और एंटीबॉडी को देखा था। एंटीजन जो होता है बच्चों वो RBC के सरफेस पे होता है, वहीं जो एंटीबॉडी होता है बच्चों वो क्या होता है प्लाज्मा के अंदर होता है। फिर हमने डोनर देखा था। O को हमें यूनिवर्सल डोनर मानना है, मतलब O यूनिवर्सल डोनर होता है, हमें ध्यान रखना है। AB क्या तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। और क्या होता है कि O में भी O माइनस और AB में भी कौन AB पॉजिटिव। और अगर हम क्या करते हैं कि जब ब्लड देते हैं उससे पहले मैच करके देते हैं कि हम ब्लड दे सकते हैं नहीं दे सकते। अगर नहीं देंगे, मैच नहीं करेंगे तो मिस मैचिंग होगा तो क्या हो जाएगी, RBC क्लम्पिंग हो जाती है, RBC डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। और हमें ध्यान रखना एंटीजन हमेशा RBC के सरफेस पे मिलेगा, बच्चे भूल जाते हैं ये। और जो एंटीबॉडी है वो हमें प्लाज्मा के अंदर देखने को मिलेगी। तो कल का जो लेक्चर था मैंने आपके सामने वापस रिवाइज कर दिया। 6 मिनट लगे मुझे अराउंड आपको बताने में। कुछ गलती होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैम आपने गलत बोल दिया, जल्दी में हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो लेक्चर मतलब हमने 5 मिनट में 6 मिनट में रिवाइज कर लिया। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है बच्चों वो RH ग्रुपिंग है। AB ब्लड ग्रुपिंग को हम कल के लेक्चर में समझ चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। Another antigen, the RH antigen similar to the present in the rhesus monkey, hence RH। देखो ये जो RH एंटीजन, हम इसको RH नाम क्यों दिया, ये एनसीईआरटी बोल रही है कि जो RH एंटीजन है वो हमें rhesus monkey के में जो एंटीजन होता है उसके सिमिलर दिखा। तो rhesus monkey का जो RH है ना तो हमने वो ले लिया, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया बच्चों, RH एंटीजन नाम दिया, ठीक है मैम। इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ RBC ऑफ मेजोरिटी नियरली 80% ऑफ ह्यूमन्स। देखो ये नंबर भी ध्यान में, कितने % ह्यूमन जो है वो RH पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनमें RH एंटीजन हमें RBC के सरफेस पे देखने को मिलता है। मैंने बताया था एंटीजन हमेशा RBC के सरफेस पे हो, तो ये RH एंटीजन है वो भी RBC है, जो मान लो बाइकनकेव जो हमारी RBC होती है उसके सरफेस पे ही होगा, कौन सा RH एंटीजन पे। और कितने % ह्यूमन्स होते हैं, नियरली 80% ह्यूमन्स में हमें RH पॉजिटिव मतलब RH एंटीजन देखने को मिलता है उनकी RBC के ऊपर। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड RH पॉजिटिव एंड ऑल्सो इन whom this antigen is absent are called RH नेगेटिव। जिसके प्रेजेंट है उसे RH पॉजिटिव बोलती है बच्चों, और जिसके प्रेजेंट नहीं है, जिसके एब्सेंट है उसको RH नेगेटिव बोलती है, ठीक है मैम। एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड फिल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। अब देखो ये क्या बोल रहे, देखो कि मान लो किसी बंदे का ब्लड ग्रुप क्या RH नेगेटिव है, मतलब उसके पास में क्या है कि उसके पास क्या है कि बच्चों RH एंटीजन नहीं है, RH नेगेटिव है तो भी हमने लिखा ना कि उसके पास में RH एंटीजन एब्सेंट है। अगर मैंने इस RH एंटीजन जिसका नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, ये मान लो कोई बंदा है जिसका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, उसको मैंने क्या दे दिया, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया, तो क्या होगा, ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जब इसकी बॉडी में जाएगा तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले बंदे की बॉडी क्या कर देगी, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि अब नया एंटीजन आ गया इसकी बॉडी में, क्योंकि RH एंटीजन जो है वो इस बंदे की बॉडी में नहीं है। तो कोई नया एंटीजन आया तो उसके अगेंस्ट RH नेगेटिव वाले बंदे की बॉडी ने क्या कर दिया, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया। वही एनसीईआरटी लिखी है। एंड RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, जब मैंने किसी RH नेगेटिव पर्सन को एक्सपोज किया RH पॉजिटिव ब्लड के साथ में, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन। तो क्या हो गया कि इस RH पॉजिटिव वाले ब्लड के अगेंस्ट इस RH नेगेटिव वाले पर्सन ने क्या कर दी, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दी। देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि RH ग्रुप को भी मैच करना चाहिए जब हम क्या करें, ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। जब मान लो किसी बंदे को ब्लड की क्या नीड है, किसी बंदे को ब्लड चाहिए, मान लो आपको कोई रिलेटिव है, आपको कोई फ्रेंड है, तो उसको ब्लड देने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मैचिंग करना पड़ेगा ब्लड का, कि हम उसे दे सकते हैं, दे सकते हैं बिफोर ट्रांसफ्यूजन, ब्लड देने से पहले। तो यही बात है कि मैंने यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB पॉजिटिव को क्यों बोला, क्योंकि मैं AB नेगेटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं बोल सकती बच्चों, क्योंकि AB नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकता, क्योंकि अभी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा कि नेगेटिव वाला पर्सन कभी भी पॉजिटिव वाले RH पॉजिटिव वाले बंदे के वो अगर ब्लड लेगा तो उसमें क्या होगा, एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे बोलेंगे, AB पॉजिटिव को बोलेंगे जिसके पास में ऑलरेडी एंटीजन है, RH एंटीजन, ठीक है। वहीं पे मैंने O नेगेटिव को क्या बोला, यूनिवर्सल डोनर बोला, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड का क्या होता है, कई बार बोलते हैं ना कि मेरा ब्लड ग्रुप तो AB पॉजिटिव है, AB नेगेटिव है, तो क्या होता है, पॉजिटिव मतलब उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है, नेगेटिव मतलब उसमें RH एंटीजन एब्सेंट है। तो ये 2 मेन टाइप की ब्लड ग्रुपिंग वर्ल्ड वाइड चलती है, AB और O वाली, और एक पॉजिटिव नेगेटिव। आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो मतलब आप में RH एंटीजन भी प्रेजेंट है और आपका ब्लड ग्रुप A है। अगर आपका ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है तो आप में
ए ब्लड ग्रुप है बट आप में जो RH एंटीजन है वो मतलब एब्सेंट है। मोस्ट ऑफ द नियरली 80% ह्यूमंस में क्या होता है, वो जो RH एंटीजन होता है वो प्रेजेंट ही होता है। तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस का ब्लड हमें पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, नेगेटिव वाले 20% ही होते हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये RH ग्रुपिंग का इतना ही है, इसमें कुछ नहीं। उसके बाद में एक स्पेशल केस आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, वो हम पढ़ेंगे। अब इसमें हमने क्या देखा बच्चों, सबसे पहले हमने देखा कि RH ग्रुपिंग का नाम हमने RH क्यों रखा, क्योंकि रिसर्च मंकी से क्या करता था, ये सिमिलर था। फिर हमने देखा कि मैं RH पॉजिटिव बंदा है उसे हम RH पॉजिटिव क्यों बोले, क्योंकि RH जो सरफेस है ना, मतलब एंटीजन जो है ना वो उसकी RBC के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो हमने RH क्या बोल दिया, पॉजिटिव बोल दिया। वहीं पे अगर एंटीजन RBC के सरफेस पे एब्सेंट है तो हम उसे क्या बोल देंगे, RH नेगेटिव बोल देंगे। अगर मैं किसी RH नेगेटिव पर्सन को RH पॉजिटिव मतलब RH पॉजिटिव वाला ब्लड दे देती हूँ तो क्या होता है, उसमें RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड को मैच करना चाहिए कि हम मतलब ब्लड दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ठीक है, मैं इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट अगेन सेट में एक टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, वो क्या देखो, A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of fetus। देखो क्या होता है, ये केस तभी बनेगा, हमें ध्यान रखना, क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कंडीशन कब बनती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की कंडीशन बच्चों बनती है जब आपकी मदर जो मदर है वो तो कैसी हो, RH नेगेटिव हो, मतलब उसके पास में RH एंटीजन नहीं है, और वहीं पे जो उसकी वूम में उसका जो बेबी है वो कैसा हो, जो बेबी है जो फीटस है वो कैसा हो, बच्चा RH पॉजिटिव हो। ठीक है, तो ये केस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस इसी कंडीशन में बनता है। स्पेसिफिक कंडीशन है कि आपको मदर RH नेगेटिव होनी चाहिए और आपका जो फीटस है, आपका जो बेबी है मदर का, उस मदर का बेबी जो है, उस जो फीटस है वो कैसा होना चाहिए, बच्चों RH पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस केस के अंदर ही हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब देखो इसमें होता क्या है, समझो। देखो, A special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of pregnant mother with RH positive blood of fetus। ये कंडीशन होनी चाहिए। RH antigen of the fetus do not get exposed to RH negative blood of mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta। However, during the delivery of the first child, there is possibility to exposure of the maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus। In such case, the mother started preparing antibody against RH antigen in her blood। अब देखो आप बोलोगे कि मैम कुछ समझ में नहीं आया। अब कंडीशन क्या होती है, देखो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझाऊँ। मदर जो है बच्चों, जो मदर है बच्चों वो कैसी है, RH नेगेटिव है। ठीक है, वहीं पे जो फीटस है वो कैसा RH पॉजिटिव है। ये प्रेगनेंसी कौन सी, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम फीटस है मम्मा के वूम में RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का, और वहीं पे मदर जो है वो RH नेगेटिव है। ये दोनों सेपरेट रहते हैं किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। ये दोनों ब्लड किसके थ्रू सेपरेट रहेंगे, प्लेसेंटा के थ्रू, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी चल रही है। जैसे ही इस बेबी की डिलीवरी होगी, बेबी मम्मा के वूम से बाहर आएगा, ये फीटस जब वूम से बाहर आएगा तो क्या होगा कि प्लेसेंटा रप्चर होगा, प्लेसेंटा टूटेगा, तो क्या होगा, ये RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव वाले ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा। जैसे ही RH पॉजिटिव वाला ब्लड RH नेगेटिव ब्लड के कांटेक्ट में आएगा फर्स्ट बेबी के डिलीवरी के टाइम, तो RH नेगेटिव वाला जो ब्लड है, मतलब मदर की जो बॉडी है वो क्या कर देगी, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो ये फर्स्ट बेबी तो चला गया, फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो गई, बेबी बाहर आ गया, प्लेसेंटा रप्चर हुआ, बेबी को बाहर आ गया और ब्लड कांटेक्ट में आ गया, और मदर के जो बॉडी है उसके अंदर कुछ RH पॉजिटिव वाला ब्लड चला गया। ये बेबी तो फर्स्ट बेबी तो बाहर आ गया आराम से, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मम्मा की जो बॉडी है उसने क्या कर दिया, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना ली। अगर बच्चों आगे नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है मम्मा को, तो सेकंड अगर किसी मदर को, उसकी मदर को सेकंड प्रेगनेंसी होती मान लो, ठीक है, सेकंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी, केस क्या होगा, अगर मान लो मदर का ब्लड तो RH नेगेटिव और वहीं पे उस दूसरे फीटस का ब्लड भी RH पॉजिटिव हो गया। ठीक है, उस सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम, नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम अगर आगे जो प्रेगनेंसी होगी तो मम्मा का ब्लड जो है, मदर का ब्लड तो RH नेगेटिव ही है, ये मदर का ब्लड है, बट फीटस ये जो सेकंड वाला है वो भी कैसा हो गया, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो गया। तो क्या होगा कि RH नेगेटिव मदर ने क्या कर रखी है, एंटीबॉडी बना रखी है किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। तो मतलब जब बेबी मम्मा की वूम में डिलीवरी के टाइम नहीं, मम्मा की वूम के अंदर नहीं, वो 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस की बॉडी के अंदर चली जाएगी और उसको क्या कर देगी, उसके RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी, उसका एनीमिया हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस का मतलब हो गया एरिथ्रोसाइट ब्लास्ट होना, मतलब RBC ब्लास्ट हो रही है, RBC डिस्ट्रॉय हो रही है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कौन सी कंडीशन में, बच्चा जो फीटस की कंडीशन में, तभी जब बच्चा वूम में है तभी।
तो ये केस होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का। ये केस बनता तभी है जब आपकी मदर जो RH नेगेटिव और फर्स्ट फीटस है, जो आपका फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम जो आपके वूम में बेबी है वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा। तो वो फर्स्ट बेबी तो बाहर आ जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर उसके बाद की जो प्रेगनेंसी होगी, मान लो सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी में बच्चा फिर से RH पॉजिटिव हो गया, तो RH एंटीजन के जो RH नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप की जो मम्मा है ना, उसके वूम से क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी फिटस के टाइम ही वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या चली जाएगी, फिटस की बॉडी के अंदर चली जाएगी और इस बेबी की डेथ हो सकती है, सेकंड वाले बेबी की, थर्ड वाले जो आगे की नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी। तो ये कंडीशन होती है बच्चों इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसे एक बार पढ़ लो एनसीईआरटी से वापस से, देखो अब मैं आपको पढ़ा देती हूँ, अब आपको समझ में आएगा। स्पेशल केस ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, देखो a special case of RH incompatibility mismatching has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive of blood of the fetus. fetus का blood कैसा RH positive है, mother का blood कैसा RH negative है। RH antigen of the fetus do not get exposed to RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by the placenta. जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो रही है तो उस टाइम तो बच्चों का मदर का ब्लड और बच्चे का ब्लड नहीं मिल रहा है क्योंकि वो प्लेसेंटा से क्या सेपरेट है। बट जब क्या होगी, डिलीवरी होगी, फर्स्ट बेबी की जब डिलीवरी होगी, however during the delivery of the first child there is a possibility to expose the maternal blood to small amount of RH positive blood from the fetus. डिलीवरी के टाइम क्या हो सकता है कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो क्या किसके कांटेक्ट में आ जाए, मम्मा के कांटेक्ट में आ जाए, मम्मा की बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए। इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। तो मम्मा की बॉडी क्या कर देती है, अपने ब्लड के अंदर RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी हम लोग आगे की कोई भी प्रेगनेंसी होगी, आगे की जो प्रेगनेंसी होगी, द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फिटस RH पॉजिटिव एंड डिस्ट्रॉय द फिटल RBC। तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और क्या कर सकती है, फिटल RBC को डिस्ट्रॉय कर सकती है आगे की जो प्रेगनेंसी होगी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में। ठीक है बच्चों, This could be fatal to fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby। तो ये क्या कर देगा, ये फैटल हो सकता है, मतलब जानलेवा हो सकता है, और क्या कर सकता है बेबी में, क्या कर सकता है जो सेकंड या थर्ड बेबी का सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में सीवियर एनीमिया हो सकता है। एनीमिया का मतलब ये होता है कि RBC डिस्ट्रॉय होना, और क्या होता है, जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस हो सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। जैसे आपके फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हो गई बच्चों, तो मम्मा ने क्या करके है, RH एंटीबॉडी बना रखी है ना, उसके अगेंस्ट anti-RH एंटीबॉडी दे दो। RH एंटीबॉडी के अगेंस्ट anti-RH एंटीबॉडी दे दो कि क्या कर सके वो जो RH एंटीबॉडी है उनको RH एंटीबॉडी के एंटी आप दे दोगे ना RH एंटीबॉडी, तो वो क्या करेगी, जो मम्मा की बॉडी में RH एंटीबॉडी बनी है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगी, उन्हें खत्म कर देगी। तो आगे की जो प्रेगनेंसी होगी उसके बाद में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मम्मा जो है वो बच्चे को आराम से क्या कर सकती है, डिलीवरी कर सकती है, उसकी डेथ नहीं होगी। और हमें करना क्या, इमीडिएटली देना है, थोड़ी सी टाइम के अंदर अंदर ही हमें देना होता है। जो फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो जाए उसके थोड़े से टाइम के अंदर ही इमीडिएटली हमें क्या करनी होती है, anti-RH एंटीबॉडी मम्मा को देनी होती है। आई होप आपको ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। RH ग्रुपिंग होती है हमारे यहाँ पे कंप्लीट ही, देखो ये RH ग्रुपिंग वाला जो टॉपिक था हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट पढ़ लिया। कोई भी क्वेश्चन आपकी नीट में पूछा जाता है इससे, तो आप गलत नहीं करके आगे खुद से प्रॉमिस करो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है कोकुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम पढ़ेंगे कोकुलेशन ऑफ ब्लड। एनसीईआरटी ओपन कर लो, अपनी सबने करी ली होगी, कोकुलेशन ऑफ ब्लड। अब इसमें क्या पढ़ना है, देखो यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stops flowing after some time. ये बोले कि मान लो आप कुछ फ्रूट कट कर रहे थे, कुछ भी, मतलब मान लो आपकी फिंगर पे कट हो गया, आपने खुद को क्या कर लिया, हार्म कर लिया, आप हर्ट कर लिया खुद को, तो आप देखते हो कि जो वाउंड है आपका, जो घाव हुआ है वहाँ पे, कुछ टाइम के लिए तो ब्लीड होता है, बट ऐसे नहीं कि लॉन्ग टाइम के लिए ब्लीडिंग चल रही है। डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे नहीं कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ब्लीडिंग चल रही है, थोड़े से टाइम के फिर रुक जाएगा। यूजली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद में वो रुक जाता है। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि थोड़ी सी देर बाद में ब्लड क्यों रुक गया? उसका आंसर एनसीईआरटी देगी। ब्लड एक्सिबिट्स कोकुलेशन और क्लॉटिंग इन रेस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रोमा। तो क्या कर लेता है, ब्लड कोकुलेशन कर लेता है, ब्लड क्लॉटिंग बना लेता है, किसके रिस्पॉन्स में, इंजरी और ट्रोमा के रिस्पॉन्स में। मान लो आप फ्रूट्स कट कर देते हैं, आप कोई वेजिटेबल कट करते हैं, आपके हाथ में नाइफ था, नाइफ से क्या हो गया, आपके फिंगर पे कट लग गया, तो वहाँ से कुछ टाइम के लिए ब्लड फ्लो, उसके बाद में क्या हो गया, ब्लड फ्लो ना बंद हो गया। तो क्या हुआ कि आपकी बॉडी ने क्या किया, वहाँ पे क्लॉटिंग कर लिया, आपके ब्लड ने वहाँ पे क्लॉटिंग कर ली, कोगुलम बना लिया, क्या कर लिया, कोगुलेशन कर लिया, जिससे क्या हुआ कि ब्लड फ्लो ना रुक गया। दिस इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये एक मैकेनिज्म हमारी बॉडी का जिससे कि क्या कर सके, हम हमारे एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड को रोक सके। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड ए डार्क रेडिश ब्राउन सम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ ए कट
और एन इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब ध्यान रखना उस घाव का कलर भी ध्यान है, रेडिश ब्राउन है। रेडिश और ब्राउन से कलर का होता है, क्या बन जाता है वहाँ पे वो बन जाता है रेडिश ब्राउन कलर का एक डार्क स्कम बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखना में। इट इज़ क्लोथ कोगुलम formed mainly of a network of threads called fibrin in which dead and damaged formed elements of bloods are trapped। देखो वो होता क्या, उसे हम क्लोट बोलेंगे या फिर कोगुलम बोलेंगे। क्लोट और कोगुलम एक ही बंदे के दो नाम है। ठीक है मैम। और ये बनता किसका, ये नेटवर्क होता है थ्रेड का। किसका, कौन से थ्रेड होते हैं, फाइब्रिन के थ्रेड होते हैं। ध्यान रखते हैं, फाइब्रिन के थ्रेड का नेटवर्क होता है। और साथ साथ में क्या होता है वहाँ पे, डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड्स आर ट्रैप। जो हमारी डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ब्लड के, वो भी क्या होते हैं वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, जैसे प्लेटलेट्स ट्रैप होगी। ठीक है। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। देखो अब हमें ना एक मैकेनिज्म ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है बच्चों, देखो आप ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे समझो। टॉपिक क्या है बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग। आपको एक सीरीज ध्यान रखनी है कि आप ये जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है वो एक सीरीज में चलती है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज, ये थ्रोम्बोकाइनेज बच्चों क्या करता है, ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है बच्चों, प्रोथ्रोम्बिन को ये कैसी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म। प्रोथ्रोम्बिन को जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में है उसको थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम किस में चेंज कर देता है, थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। थ्रोम्बिन। और ये कैसा एक्टिव है, ठीक है एक्टिव है। और फिर थ्रोम्बिन क्या करता है बच्चों, एक हम इनएक्टिव सब्सटेंस और होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो उसको एक थ्रोम्बिन क्या कर देगा बच्चों, एक्टिव फॉर्म फाइब्रिन में चेंज करे। तो ये ऐसे क्या होती है, ब्लड क्लॉट होता है, ये एक्टिव फॉर्म में। देखो ब्लड क्लॉटिंग किसका, फाइब्रिन से अभी हमें पड़ा। फाइब्रिन बना किससे, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से बना है। इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करने का काम कौन से एंजाइम ने किया बच्चों, थ्रोम्बिन ने किया। थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में। थ्रोम्बिन खुद किससे बना बच्चों, थ्रोम्बिन एक इनएक्टिव फॉर्म होती है किसकी, प्रोथ्रोम्बिन की। और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनना कौन रेगुलेट करता है, किसकी हेल्प से होता है बच्चों, थ्रोम्बोकाइनेज की हेल्प से होता है। तो आप ये पूरा एक हम बोल सकते हैं सीरीज में चलने वाला प्रोसेस है, इसे बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। कैस्केड प्रोसेस, क्योंकि हर जो स्टेप है वो दूसरे स्टेप पे क्या करे, डिपेंड करे। फाइब्रिन किससे बनेगा, फाइब्रिनोजन से बनेगा। फाइब्रिनोजन से तब तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास क्या थ्रोम्बिन ना हो, क्योंकि थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करेगा। अब थ्रोम्बिन तब तक नहीं बनेगा जब थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को चेंज ना करे, किसमें, थ्रोम्बिन में। तो फाइब्रिन का बनना कहीं ना कहीं थ्रोम्बिन पे डिपेंड है और थ्रोम्बिन का बनना कहीं ना कहीं थ्रोम्बोकाइनेज पे डिपेंड है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड होने वाली प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी में दिया, देखो रीड कर लो। हमने ये तो देख लिया उस प्लॉट में क्या होता है, उस प्लॉट में फाइब्रिन के थ्रेड होते हैं, नेटवर्क होता है, और साथ में क्या होते हैं, डेड और डैमेज हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। डेड और डैमेज क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद देखो, फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कैसे चेंज होगा, प्लाज्मा में क्या, कौन सा एंजाइम दिखेगा, हमें थ्रोम्बिन मिलेगा। थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को किस में चेंज कर देगा बच्चों, थ्रोम्बिन क्या करेगा बच्चों, फाइब्रिनोजन को किस में चेंज कर देगा, फाइब्रिन में चेंज कर देगा। थ्रोम्बिन्स इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन खुद किससे बना है, थ्रोम्बिन खुद एक इनएक्टिव सब्सटेंस जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, उससे बना है। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। और इस अबव रिएक्शन के लिए प्रोथ्रोम्बिन के थ्रोम्बिन में चेंज होने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, हमें कौन सा एंजाइम का कॉम्प्लेक्स चाहिए, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय ए सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म्स, इनएक्टिव स्टेट। देखो क्या बोल रहा है, ये हर जो स्टेप है वो दूसरे स्टेप पे क्या करे, डिपेंड करे, लिंक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कैस्केड प्रोसेस बोलेंगे। और इसमें जो फैक्टर चाहिए होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा था ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर चाहिए थे वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ये लाइन एनसीईआरटी में वापस लिखती, ठीक है। An injury or a trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of coagulation। मैकेनिज्म जो है कोगुलेशन की कैसे स्टार्ट होती है बच्चों, मैकेनिज्म जो है कोगुलेशन की स्टार्ट होती है, प्लेटलेट्स क्या करती है बच्चों, कुछ जैसे स्ट्रोमा हुआ, जैसे इंजरी हुई तो प्लेटलेट्स जो
जैसे ट्रॉमा हुआ बच्चा, जैसे इंजरी हुई तो उसने क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया किसको, प्लेटलेट को, कुछ फैक्टर रिलीज करने के लिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो मैकेनिज्म है कोकुलेशन की वो क्या होगी, एक्टिव होगी। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी ऑल्सो कैन इनिशिएट द कोकुलेशन। उसके बाद में क्या करते हैं, जो हमारा टिश्यू है, जो हमारा टिश्यू क्या हुआ है, इंजरी हुआ है, उसने भी क्या किया, कुछ सर्टेन फैक्टर रिलीज किए जो क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे किसको, कोकुलेशन को। कैल्शियम आयन प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग। हमें ध्यान है कौन सा आयन, ये PYQ पूछा गया कि कौन सा आयन जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस में, क्लोटिंग में, तो उसका आंसर होगा कैल्शियम। मैं फटाफट से इस टॉपिक को कंपाइल करूँगी ब्लड क्लोटिंग को। तो सबसे पहले हमने कहा कि मैम जो ब्लड क्लोटिंग है, एनसेट में लिखा कि हमारी बॉडी से एक्सेसिव ब्लड का लॉस नहीं होता है। ऐसे नहीं होता कि हमारे अगर कोई इंजरी, कोई हर्ट हो गया तो ब्लड लॉस हो रहा है, वहाँ पे कुछ देर बाद में क्या होता है कि एक स्कम बन जाता है रेडिश ब्राउन कलर का, जिससे ब्लड का फ्लो ना रुक जाता है, ब्लड बॉडी से बाहर नहीं आता ज़्यादा। तो वो क्यों होता है, फिर एनसेट बोले उसमें नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है किसका, फाइब्रिन का, और कुछ डेड और डैमेज हमारी बॉडी की जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं वहाँ पे। और ये होता किससे, फाइब्रिन किससे बनते हैं बच्चों, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से बनते हैं। इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज कौन सा एंजाइम करते हैं बच्चों, थ्रोम्बिन एंजाइम चेंज करते हैं। थ्रोम्बिन जो है बच्चों वो खुद किससे बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। इनएक्टिव जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उससे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने का काम एक अनदर एंजाइम कॉम्प्लेक्स करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। और ये पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म है उसका हर स्टेप एक स्टेप पे लिंक है, कहीं ना कहीं लिंक रिएक्शन, एक दूसरे से डिपेंडेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैस्केड प्रोसेस बोलेंगे। फिर एनसेट लेगा कि जो हमारी बॉडी में कहीं भी इंजरी हुई है, कोई भी हर्ट हुआ, तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट्स को, क्या करने के लिए, कुछ फैक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए, जिससे क्या हो कि हमारी जो ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म है वो स्टार्ट होती है। साथ साथ में जो टिश्यू है वो भी क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद में जो कैल्शियम आयन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये टॉपिक यहाँ तक। फिर नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट पेज देखते हैं एनसीईआरटी का। ये नेक्स्ट पेज में क्या दिया, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। उसके बाद में क्या जाएगा, सर्कुलेशन पाथवे आ जाएगा ना। ठीक है, पहले लिम्फ और इसको देखो क्या दिया, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। हमने देखा था जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड एक ही बंदे क्या होते हैं बच्चों, दो नाम होते हैं, लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। ब्रैकेट में लिखा हुआ टिश्यू फ्लूइड। देखो स्टार्ट करो। As the blood passes through the capillary in tissue, some water along with many small water-soluble substances move out into the spaces between the cells of tissue, leaving the larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels. The fluid released out is called the interstitial fluid, tissue fluid. देखो क्या होता है, मान लो ये कोई ऑर्गन है, ये आपकी कोई बॉडी का ऑर्गन है, ये क्या ऑर्गन है, क्या है बच्चों, ऑर्गन है ये ऑर्गन। हमें पता है ऑर्गन होगा तो इसके अंदर क्या होगी, सेल्स होगी। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ यहाँ पे। तो ये जो ऑर्गन है बच्चों, ये किससे मिलकर बनाएंगे, सेल से मिलकर बनाएंगे। इसके अंदर क्या ऐसे बहुत सारी सेल्स है, सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बना देती है। तो यस मैम, ये कोई ऑर्गन है, इसके अंदर ये बहुत सारी क्या सेल है, ये क्या होगी बच्चों, सेल होगी। तो इसको क्या चाहिए, कोई भी ऑर्गन, कोई भी सेल है, उसके काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो यहाँ से क्या, कोई ब्लड कैपिलरी है, यहाँ से क्या ये आर्टरी है, आर्टरी में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो ये जब आर्टरी उस ऑर्गन के पास आती है तो ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स में टूट जाती है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ट्यूब में टूट गई। अब ये जो ट्यूब्स है बच्चों, ये क्या, ये है कैपिलरी, कैपिलरी। तो इन ट्यूब से क्या होता है, बाहर ऐसे फ्लूइड्स रिलीज हो जाता है। और उस फ्लूइड में क्या होता है, जो ये टिश्यू है इसके बीच में जो स्पेस है, इसके अंदर क्या होता है, कैपिलरी से क्या होता है, फ्लूइड रिलीज हो जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। या फिर इसे हम बोलते हैं बच्चों टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि टिश्यू के बीच में रिलीज होता है, इसे क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड। क्या हुआ, इस कैपिलरी में ये क्या लेके आई थी, आर्टरी ऑक्सीजन लेके आई थी, आर्टरी क्या लेके आई थी, ग्लूकोज लेके आई थी। तो क्या हुआ, अब ये ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन इस कैपिलरी से बाहर आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। दूसरे कलर से दिखाऊं, क्या कर दिया, इस आर्टरी से बाहर, आर्टरी से बाहर ऑक्सीजन आ गया, और आर्टरी से बाहर क्या आ गया, कैपिलरी के अंदर के थ्रू, यहाँ से आर्टरी से बनी इस कैपिलरी से बाहर पे ग्लूकोज आ गया इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। फिर ये कैपिलरी क्या होती है, वापस से ऐसे इकट्ठी हो जाती है ऑर्गन के बीच में, और एक वेसल बनाती है जिसे बोलते हैं वेन, और ये बॉडी से क्या चलती है, बाहर चल जाती है। तो जो आर्टरी आई वो क्या होगी, कैपिलरी में डिवाइड होगी। क्यों, क्योंकि कैपिलरी की वॉल बहुत पतली होती है, उसमें से सबस्टेंस बाहर आ सकते हैं, जैसे वाटर बाहर आ गया, ऑक्सीजन बाहर आ गया, ग्लूकोज बाहर आ गया, और कुछ छोटी छोटी प्रोटीन भी बाहर आ जाती है। बड़ी बड़ी प्रोटीन हो गई, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो आर्टरी के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं आते। और ये फिर कैपिलरी वापस जाके आगे क्या बनाती है, वेन बनाती है। ऑक्सीजन तो सेल ने ले लिया, और CO2 क्या करती है, इसको वापस देती, CO2 क्या करती है, इसने वापस देती। जो हार्मफुल सबस्टेंस है वो क्या कर देती है, वापस दे देती है सेल्स, और जो यूजफुल सबस्टेंस है वो ले लेती है। तो ये जो फ्लूइडिंग सेल के बीच में है, टिश्यू के बीच में, इसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। देखो मैंने क्या लिखा है, पढ़ेंगे।
एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरी इन टिश्यू, जब ब्लड पास करता है टिश्यू से किसके थ्रू, कैपिलरी के थ्रू, सम वाटर अलोंग विद मैनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सबस्टांस, वाटर और उसके साथ साथ में ऐसे सबस्टांस जो किसमें सोल्यूबल है, वाटर में सोल्यूबल है, मूव आउट इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल्स, क्या कहते हैं, बाहर आ जाते हैं, जो सेल्स के बीच स्पेस है वहाँ पे, बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू, लिविंग द लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल्स, और जो लार्ज प्रोटीन है और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो क्या रहते हैं बच्चों, ब्लड वेसल्स के अंदर रहते हैं। दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, जो ये फ्लूइड रिलीज हुआ कैपिलरी से बाहर उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट प्लाज्मा, ठीक है, मिनरल क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, तो प्लाज्मा में और जो क्या नाम बोलते हैं इसका फ्लूइड का, टिश्यू फ्लूइड का जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या वो सेम होंगे। बात आप हाईलाइट करो, क्वेश्चन जब ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी को उठा के दे दिया ना एग्जामिनर ने, तब आप देखना कि कितने बच्चे गलती कर जाते हैं, तो इसे हाईलाइट करोगे कि जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो टिश्यू फ्लूइड का और प्लाज्मा का क्या होता है, सेम होता है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज एक्सचेंज, और क्या होता है, किसका एक्सचेंज हो जाएगा, गैसेज का एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन सेल ले लेगा, CO2 सेल वापस दे देगा, और क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो जाएगा। बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स अवेक अकर थ्रू दिस फ्लूइड, किसके बीच में होता है, सेल और इस ब्लड के बीच में जाता है, किसके हेल्प से, फ्लूइड के हेल्प से। एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट द फ्लूइड एंड ड्रेन बैक टू द मेजर वेन्स। अब फिर क्या होता है, देखो ये जो डायग्राम हमने बनाया था, अभी जो फ्लूइड है ना, यहाँ पे क्या होती है, वेसल्स होती है, यहाँ पे ऐसे क्या होती है, वेसल्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फ वेसल बोलेंगे, लिम्फ वेसल। तो ये लिम्फ वेसल क्या करेगी, जो टिश्यू फ्लूइड है इसे कलेक्ट कर लेगी, और इस लिम्फ वेसल जो है इस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करके वापस से क्या कर देगी, ड्रेन कर देगी, वापस से डाल देगी कहाँ पे, मेजर वेन में। तो जब ये टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इस लिम्फ वेसल के अंदर आ गया तो उसे हमने क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलती है। तो इसलिए हमने लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड एक ही बंदे के दो नाम बताए थे, लिम्फ के ब्रैकेट में इसलिए टिश्यू फ्लूइड लिखा था, क्यों, क्योंकि टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ वेसल के अंदर आ जाता है तो हम इसे क्या बोल देते हैं, लिम्फ बोल देते हैं, ठीक। और ये लिम्फ वेसल इस टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ को इकट्ठा करके कहाँ डाल देगी बच्चों, वेन के अंदर डाल देगी, और ये वेन वापस इसे कहाँ ले जाएगा, हमारे हार्ट के पास में ले जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड एंड ड्रेन इट बैक टू मेजर वेन्स। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड द लिम्फ। अब इसे क्या बोलेंगे, जो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसे लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। हमें बात रखने की लिम्फ का कलर कैसा होता है, जो लिम्फ का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, कोई कलर ही नहीं होता। और इसमें हमें क्या देखने को मिलती है बच्चों, लिम्फोसाइट देखने को मिलती है, जो किस में हेल्प करती है बच्चों, हमारी इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। हमने पहले भी देखा था लिम्फोसाइट दो टाइप की थी, बी और टी लिम्फोसाइट। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एक्सेट्रा। और लिम्फ किसका इंपॉर्टेंट कैरियर है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स का और हार्मोन का। फैट्स आर अब्सॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन विलाई। अब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन वाला जो टॉपिक है, जो चैप्टर वो आपके सिलेबस सेट किया है, तो जो बच्चों हमारे इंटेस्टाइन के अंदर से जो विलाई होती है उनके ऊपर क्या लगे होते हैं, ऐसे माइक्रोविलाई लगे होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी जो फैट होती है वो किसके अंदर एब्जॉर्ब होती है बच्चों, लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब होती है, जिसे बोलते हैं लैक्टियल बोलते हैं। फैट आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन विलाई। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लैक्टियल्स इंटेस्टाइन विलाई में, ये क्या है, लैक्टियल है। और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ से फैट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगी, फैट एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, लैक्टियल बोलेंगे। क्या बोलते हैं बच्चे से, नाम लेते हैं लैक्टियल, लैक्टियल्स, ठीक है। फटाफट से लिम्फ को कंपाइल करूँ, मैं क्या लिखा है, लिम्फ के बारे में एनसीईआरटी लिखा है कि जब हमारी बॉडी ऑर्गन के अंदर कोई भी मतलब वेसल आती है तो क्या होती है, वो कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। कैपिलरी के थ्रू क्या होता है, हमारी जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वाटर बाहर आ जाता है, वाटर में सोल्यूबल कुछ मिनरल्स होते हैं, सबस्टांस होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, और जो बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं आते। सेल्स के बाहर जो कैपिलरी से फ्लूइड बाहर आए उसे हमने क्या बोल दिया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल दिया, फिर टिश्यू फ्लूइड बोल दिया। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड का जो सबस्टांस मतलब जो मिनरल्स का कंपोजिशन होता है वो प्लाज्मा के सिमिलर होता है। और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का, CO2 का और न्यूट्रिएंट्स का, ग्लूकोज वगैरह का क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है। फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम मिलता है जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। उसमें क्या होता है, जो लिम्फ वेसल्स होती है वो क्या कर लेती है, इस पूरे टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट कर लेती है, तब उसे क्या बोलते हैं, लिम्फ बोल देंगे। और क्या कर देती है, हमारी जो मेजर वेन है उसके अंदर जाके क्या कर देती है, इसे ड्रेन कर देती है, ठीक है। उसके बाद में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा ये है लिम्फ, वो किस में हेल्प करता है, किसका इंपॉर्टेंट कैरियर, हार्मोन्स का और न्यूट्रिएंट्स का। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसको मार्क करके रखोगे। और हमारे जो लिम्फ है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, लिम्फ के अंदर हमें लिम्फोसाइट देखने को मिलता है, जिसका क्या होता है, इम्यून सिस्टम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। और जो फैट्स होती है वो किसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जो फैट होती है वो लिम्फ, जो हमारी लिम्फ होती है थ्रू द लिम्फ लैक्टियल्स के अंदर क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, जहाँ पे इंटेस्टाइन विलाई में, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर,
ठीक है। तो ये क्या होता है, पूरा हमारा जो हम बोल सकते हैं लिम्फ वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। देन अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चों सर्कुलेशन पाथवे। नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्कुलेशन पाथवे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन पाथवे। The circulatory patterns are of two types, open or closed. Open circulatory system is present in arthropod and mollusca, in which blood pumped by the heart passes through the large vessels into open space or body cavity called sinus. देखो क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो आपको। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में दो टाइप होता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो दो टाइप से होता है, एक तो होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन की दो एग्जाम्पल लेने हैं मोलस्का में और आर्थ्रोपोडा, ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इमीडिएटली को मिलेगा आर्थ्रोपोडा। वहीं पे जो क्लोज है वो किस में मिलेगा, एनिलिडा में और कोर्डेटा में। ठीक है। ओपन के अंदर क्या होती है, कैपिलरी एब्सेंट होती है, कैपिलरी आर एब्सेंट, और यहाँ पे कहती है कैपिलरी आर प्रेजेंट। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से कैपिलरी होती है तो इसमें कैपिलरी आर प्रेजेंट। देखो क्या होता है, ओपन देखते हैं। ओपन क्या, मान लो ये क्या किसी बंदे, ओपन में क्या इसकी बॉडी है, ये बॉडी के अंदर यहाँ पे क्या हर्ट है, ये क्या बनाया मैंने, हर्ट बनाया, ये क्या हर्ट है। हर्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया, तो ये ब्लड वेसल्स आ गई, क्या ये ब्लड वेसल्स आ गई। और यहाँ पे क्या ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, ये क्या ऑर्गन है, ब्लड वेसल से ऐसे ब्लड निकल के पूरी बॉडी के अंदर ऐसे फैल जाएगा, इसे बोलते हैं साइनस। ये जो कैविटी है इसे बोलेंगे साइनस। तो क्या हुआ, ब्लड वेसल से जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो ये ऑर्गन जो है वो क्या हो गया, ऑर्गन के चारों तरफ क्या गया, ब्लड आ गया, जिसे बोलते हैं साइनस जो कैविटी होती है। तो इसमें क्या, तो कोई भी कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होती, ब्लड जो है वो ऑर्गन के ऊपर ही रहता है। ऑर्गन जो ब्लड के अंदर से नहाते रहते हैं, जैसे नहीं होता कोई समुंदर है उसके अंदर कोई पानी की बोतल पड़ी तो वैसे ही तैरती है। वैसे ही क्या होता है कि इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, कैविटी के अंदर ऑर्गन्स ऐसे ही तैरते रहते हैं, किसके अंदर, ब्लड के अंदर कोई भी कैपिलरी नहीं है। क्लोज में क्या होगा बच्चों, जैसे क्लोज अभी हमने देखा था, मान लो किसी की बॉडी है उसके अंदर क्या ये हार्ट है, ठीक है, ये क्या हर्ट है, तो इसमें क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स, और ये क्या ऑर्गन है, ये क्या बच्चों ऑर्गन है। तो ब्लड जैसे ही ब्लड वेसल्स के अंदर आए तो यहाँ पे क्या होगी, छोटी छोटी थिन पाइप में से कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगा, फिर ऑर्गन के अंदर ब्लड जाएगा और वापस से क्या हो जाएगा, ये कैपिलरी मिलके वापस से एक वेन बना लेगी या फिर एक वेसल बना लेगी। तो कभी भी जो ब्लड है वो डायरेक्ट ऑर्गन के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, जैसे हमने देखा था ऑर्गन क्या, जो ब्लड वेसल्स है वो आगे क्या बना लेती है, कैपिलरी बना लेती है। तो यही उसमें लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम। The circulatory patterns are two types, open and closed. Open circulatory system is present in arthropoda and mollusca. Example ध्यान है कि इसमें present है arthropoda and mollusca में, in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open space or body cavity called sinuses. Annelid and chordata have a closed circulatory system in which blood pumped by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. This pattern is considered to be more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो बच्चों ज़्यादा एडवांटेज होता है उसका, वो उसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी हाई होता है तो उसका ज़्यादा एडवांटेज होता है, वो ज़्यादा प्रिसीजली क्या कर सकते हैं, हम रेगुलेट कर सकते हैं। ऑल वर्टिब्रेट, हम क्या देखेंगे, वर्टिब्रेट को देखेंगे। ऑल वर्टिब्रेट पॉजेज ए मस्कुलर चैम्बर हर्ट। कैसा हर्ट होता है, मस्कुलर होता है, मसल से मिलकर बना होता है, चैम्बर्ड हर्ट होता है। फिशेज हैव टू चैम्बर्ड हर्ट विद एन एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ध्यान रखना, अभी इसको चार्ट बना के आप ऐसा चार्ट बना सकते हो, ऐसे एक चार्ट बना लो, फिशेज का लिख लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऐसे एम्फीबियन का लिख लो, फिर रेप्टाइल्स का लिख लो, फिर बर्ड्स का लिख लो। फिशेज में लिखो टू चैम्बर हर्ट होता है। एक तो क्या होता है उसमें आर्ट्रिया होता है, एक क्या होता है वेंट्रिकल होता है। ध्यान रखेंगे, जो दो चैम्बर हर्ट है उसमें एक तो क्या होगा, एट्रियम होगा और एक क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ना एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में हैव 3 चैम्बर हर्ट विद द 2 एट्रिया एंड ए सिंगल वेंट्रिकल। उनके पास में दो तो क्या एट्रिया, ये दो तो क्या हो गए, ऊपर वाले एट्रिया हो गए, एट्रिया, और नीचे वाला क्या होगा, वेंट्रिकुलर। किस में, वेंट्रिकल होगा किस में, रेप्टाइल में और एम्फीबियन में, किसको छोड़ के, क्रोकोडाइल को छोड़ के। वेयर एज क्रोकोडाइल बर्ड्स एंड मैमल्स पोजेस ए 4 चैम्बर हर्ट विद 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, ध्यान रखते हैं। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल होते हुए क्या इसमें 4 चैम्बर हर्ट है, इनमें क्या होंगे, दो तो ऊपर वाले एट्रिया होंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बना देती हूँ। बर्ड में और ह्यूमन में क्या होगा, ये तो ऊपर वाले एट्रिया होंगे
और नीचे वाले दोनों क्या होंगे, वेंट्रिकल होंगे, वेंट्रिकल। ऐसे किस में होगा, क्रोकोडाइल में भी होगा। ठीक है मैम। फिशेज में एक एट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल होगा, और जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनमें क्या होगा, 2 एट्रियम भी और एक वेंट्रिकल होंगे। Mammals possess a 4-chamber heart with 2 atria and 2 ventricles. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood, which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts. From where deoxygenated blood is returned to the heart, single circulation. देखो क्या होता है फिशेज में, क्या होता है, सबसे पहले देखो फिशेज में कितने चैम्बर हर्ट है मैम, 2 चैम्बर हर्ट है। ऐसे हम 2 चैम्बर हट ना दो, एक तो क्या एट्रिया ऊपर वाला, नीचे वाला क्या वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल। फिश की बॉडी में कहते हैं ये हर्ट है, इसने क्या किया, ब्लड को पंप किया। ब्लड किसके पास जाएगा, ये हर्ट है, ब्लड जाएगा गिल्स के पास में। ये जो ब्लड है कैसे, डीऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर गिल्स ने ब्लड को पंप किया, यहाँ पे क्या गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, गिल्स ने क्या कर दिया, इसे ऑक्सीजन कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। फिर ये पूरी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन्स में गया, और फिर ऑर्गन से वापस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, हार्ट के पास आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट से ब्लड कितनी बार गया, एक बार गया। कौन सा ब्लड, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगल सर्कुलेशन। कि हार्ट जो है फिशेज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, वो ऑक्सीजनेटेड कहाँ होता है, गिल्स में होता है, और ब्लड जो है हार्ट से एक बार जाता है, इसे हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। किस में देखने को मिलता है, फिशेज में देखने को मिलता है। ठीक है मैम, आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम। एम्फीबियन और लेफ्ट में क्या होगा, हमने देखा था, जो एम्फीबियन और रेप्टाइल में कितने चैम्बर हट होते हैं, 3 चैम्बर हट होते हैं। एक तो क्या होता है, सॉरी 2 तो क्या होते हैं, एट्रिया होती है, और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स। In amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs, skin, and the right atrium gets deoxygenated blood from the other body parts. However, they get mixed up the single ventricle which pumps out mixed blood in complete double circulation. अब देखो रेप्टाइल और बेबल्स, रेप्टाइल और एम्फीबियंस में क्या होता है, देखो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में सबसे पहले कितने चैम्बर हटना हो, 3 चैम्बर हटना। ऊपर वाले 2 क्या होंगे, एट्रिया होंगे, नीचे वाला क्या होगा, वेंट्रिकल। तो ये तो 2 क्या, एट्रिया, नीचे वाला क्या बच्चों, वेंट्रिकल। अब इसको ऐसे लिखो, ये तो लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे बॉडी में क्या होंगे, गिल्स होंगे। गिल्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। यहाँ पे आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी की नहीं, तो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स की, ये रेप्टाइल्स है ऑर्गन है, वहाँ से कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, किसमें, राइट एट्रियम में, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में, ये क्या वेंट्रिकल है, ये क्या वेंट्रिकल है, इसमें मिक्स हो जाता है। ये वेंट्रिकल क्या करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करते हैं, पंप कर देते हैं। तो इससे क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि डबल सर्कुलेशन क्यों बोला, क्योंकि राइट एट्रियम में भी ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड आया, बट फिर वो क्या हो गए, दोनों के दोनों ब्लड जाके वेंट्रिकल में मिक्स हो गए। तो डबल सर्कुलेशन तो हुआ, हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार तो आया, बट वो इनकम्प्लीट आया। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल यहाँ पे दोनों वेंट्रिकल एक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। तो रेप्टाइल और एम्फीबियंस में हमें क्या देखने को मिलता है बच्चों, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मिलता है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ऑर्गन से, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है गिल से, और वो दोनों के दोनों चैम्बर से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और वेंट्रिकल इसे क्या करते हैं, बॉडी के अंदर पंप कर देते हैं। तो इसे बोलेंगे बच्चों इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, उसके आगे देखो बर्ड्स, उसके बाद में क्या देखें, बर्ड्स और मैमल्स में कैसे देखो, इन बर्ड एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली पासिस ऑन द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड। जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं उनमें कभी भी क्या होती है, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। बात ध्यान रखनी है कि बर्ड्स में कहाँ पे क्या, बर्ड्स और मैमल्स में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। इसमें दोनों क्या होते हैं, ब्लड सेपरेट रहते हैं। ठीक है, द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, हेंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। अब इसको क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। कैसे देखो, सबसे पहले देखो बर्ड और मैमल्स।
इनका हार्ट कैसे मैम 4 चैम्बर है तो बना लो 4 चैम्बर। ऊपर वाले दोनों क्या एट्रियम, नीचे वाले दोनों क्या वेंट्रिकल, तो ये क्या लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। देखो क्या होता है, हमेशा आपको ध्यान रखना, मैं अलग कलर से मार्क करूँ, जो लेफ्ट वाली साइड है हमेशा यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको पहले भी बताया था एक लेक्चर में कि हमारे हार्ट के लेफ्ट वाली साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, लेफ्ट एट्रियम में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल इसमें हमेशा रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे क्या रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, और ये दोनों ने अलग अलग, दोनों वेंट्रिकल ने अलग अलग ब्लड को पंप किया, तो 2 बार हार्ट के अंदर ब्लड आया और डबल सर्कुलेशन हुई। और वो भी कैसी है, दोनों ब्लड मिक्स नहीं हो रहे हैं, मतलब प्योर वाला अलग है, इम्प्योर वाला अलग है, तो इसे बोलेंगे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती कैसी है। देखो ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर होता है, बना लो मैम, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। ऊपर बना दो बच्चों लंग्स, नीचे बना दो बच्चों ऑर्गन। क्या होता है देखो, ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बच्चों राइट एट्रियम, क्योंकि हमने पढ़ा है राइट एट्रियम में हमेशा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, मतलब राइट वाली साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या किसके हाथ से, वेना कावा के हाथ से, वेना का, और है कैसा डीऑक्सी लिखी, बस इतना ही खुद से समझना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर राइट एट्रियम से या राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू बच्चों, पल्मोनरी, इतने लिखी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया, लंग्स में गया, और कैसा ब्लड है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे क्या हो गया, लंग्स के अंदर ही प्योर हो गया, लंग्स ने CO2 को तो बाहर फेंक दिया, ऑक्सीजन को अंदर ले ली, तो ब्लड कैसा प्योर हो गया, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ही आ गया लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ गया लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ एओर्टा कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी के ऑर्गन में चला जाएगा। तो देखो हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आ रहा है, एक बार तो आ रहा है राइट एट्रियम में ऑर्गन से, और एक बार आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से, तो इसे क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। और ब्लड कभी भी मिक्स नहीं हो रहा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक साइड रह रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साइड रह रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात। तो आज का जो लेक्चर है उसे मैं कंपाइल कर रही हूँ, आज इतने ही टॉपिक पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक मैं लिखे तो आई थी, बट उसको हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, हमारा हार्ट रहेगा, ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के जो टॉपिक पढ़े थे मैं फटाफट से कंपाइल करूँ, 5 मिनट लगेंगे, फिर क्लास को फिनिश करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आते मैंने क्या स्टार्ट किया, RH ग्रुपिंग को स्टार्ट किया। RH ग्रुपिंग के बारे में एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो RH एंटीजन है उसको हमने RH ग्रुपिंग क्यों बोला, क्योंकि जो रिसस मंकी के सिमिलर होते हैं, रिसस मंकी में भी हमें ऐसा एंटीजन देखने को मिला था, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसे RH ग्रुपिंग बोल दिया। जिस RBC के ऊपर, जिस बंदे के अंदर RBC के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट है उसे तो हम बोलेंगे RH पॉजिटिव, जिसके अंदर एब्सेंट उसे बोलेंगे RH नेगेटिव। वर्ल्ड में नियरली 80% जो बंदे होते हैं वो RH पॉजिटिव ही होते हैं। हम जब किसी RH नेगेटिव बंदे को RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या हो सकती है, हम एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है, तो क्या होता है कि हमें ब्लड को डोनेट करने से पहले बिफोर ट्रांसफ्यूजन हमें क्या करना चाहिए, RH ग्रुप की भी, RH एंटीजन की भी मैचिंग करनी चाहिए, ठीक है मैम। उसके बाद में एक कंडीशन आती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कंडीशन तब भी होगी जब आप मदर तो RH नेगेटिव होगी और जो बेबी है, जो फीटस है वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव होगा। फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, बच्चा अच्छे से डिलीवर हो जाता है क्योंकि दोनों का ब्लड प्लेसेंटा के थ्रू अलग अलग रहता है। बट जब फर्स्ट डिलीवरी हो रही होती है तो क्या होता है, प्लेसेंटा रप्चर होता है, मम्मा का ब्लड और जो मतलब प्लेसेंटा रप्चर होता है तो जो फीटस का ब्लड है वो मम्मा की बॉडी के अंदर थोड़ा सा एंटर कर जाता है, जिसके से क्या होता है कि जो मम्मा की बॉडी होती है वो क्या करती है, RH एंटीजन के अगेंस्ट RH एंटीबॉडी बना लेती है। तो जो आगे की सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी होगी, जो आगे की नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, उसमें अगर मतलब जो फीटस है उसका ब्लड RH पॉजिटिव है तो मम्मा की जो क्या होते हैं, मम्मा की बॉडी से प्लेसेंटा को क्रॉस करके RH एंटीबॉडी जो है वो फीटस के अंदर आ जाएगी और उसकी RBC को डिस्ट्रॉय कर देगी, एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इससे बचने के लिए क्या होता है, हमें फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद इमीडिएटली क्या करनी चाहिए, RH एंटीबॉडी मदर को दे देनी चाहिए, जिससे कि क्या हो कि आगे की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ना हो। ये RH एंटीजन का टॉपिक था। उसके बाद बच्चों टॉपिक आता है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में लिखा हुआ है कि जब आपको एनसीईआरटी बोले कि आपको चोट लग जाती है, कहीं आप हर्ट हो जाते हो, इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो कुछ टाइम के लिए ब्लड आता है, उसके बाद ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, फिर एनसीईआरटी बोले कि वहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का एक स्कम्प बन जाता है। वो स्कम्प होता है कि बच्चों वो नेटवर्क होते हैं फाइब्रिन के,
नेटवर्क ऑफ थ्रेड होता है किसका बच्चों, फाइब्रिन का, और साथ में क्या होता है, डेड और डैमेज डिस्ट्रॉय फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब फाइब्रिन बनता किससे बच्चों, फाइब्रिन बनता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से। इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करने के कौन हेल्प करता है, थ्रोम्बिन हेल्प करता है। थ्रोम्बिन खुद किससे बनता है बच्चों, थ्रोम्बिन बनता है इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन से, और इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने के लिए बच्चों कौन हेल्प करता है, थ्रोम्बोकाइनेज हेल्प करता है। ये सारी प्रोसेस होती है कहाँ पे बच्चों, प्लाज्मा में होती है। ठीक है, तो इसलिए एक रिएक्शन जो है दूसरी रिएक्शन पे डिपेंड है, इन रिएक्शन का आपस में लिंक है, तो इसे क्या बोलेंगे, कैस्केड प्रोसेस बोलेंगे। जब हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाती है, तो क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को स्टिमुलेट करते हैं क्या करने के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर को सिक्रेट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को। उसके बाद में जो टिश्यू है वो भी क्या करता है, कुछ सर्टेन फैक्टर को सिक्रेट करता है, जिससे क्या ब्लड क्लॉटिंग हो सके। और जो कैल्शियम आयन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें बच्चों, ब्लड क्लॉटिंग में। इतनी बात हमें पड़ती। उसके बाद में क्या आएगा, उसके अब ये बात है ना, इनिशिएट पहले कौन करेगा, प्लेटलेट्स करती है। क्वेश्चन ऐसा मैंने किसी मॉड्यूल में देखा था कि पहले इनिशिएट कौन करेगा, ब्लड क्लॉटिंग को टिश्यू करेगा, जो रप्चर टिश्यू है, या प्लेटलेट्स करेगी। तो पहले आंसर मिलेगा प्लेटलेट्स करेगी। प्लेटलेट्स पहले स्टिमुलेट होगी, वहाँ पे जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे प्लेटलेट्स पहले क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिव करेगी, सिक्रेट करेगी, मैकेनिज्म स्टार्ट करेगी ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद में टिश्यू भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग करने में। ये बात आप एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे बच्चे फंसेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड को देखा। लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड के बारे में एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि जब क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मान लो किसी ऑर्गन है, उसके अंदर क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को देते हैं तो क्या होता है कि जो आर्टरी वो क्या करती है, कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है, और उस कैपिलरी के थ्रू क्या होता है कि वाटर और वाटर में सोल्यूबल सब्सटेंस बाहर आ जाते हैं, सेल के अराउंड आ जाते हैं, टिश्यू के अंदर आ जाते हैं, जिससे हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे, टिश्यू फ्लूइड बोलेंगे। प्लाज्मा का मिनरल सब्सटेंस और जो हमारा जो टिश्यू फ्लूइड है उसका मिनरल सब्सटेंस एकदम सेम होता है। ये बात ध्यान रखनी, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। उसके बाद में ध्यान रखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक लिम्फेटिक सिस्टम मिलता है जो क्या करता है, उस टिश्यू फ्लूइड को अट्रैक्ट कर लेता है। जब वो टिश्यू फ्लूइड उस लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर आ गया तो उसे बोलेंगे हम लिम्फ, और क्या करते हैं, आगे जाके मेजर वेन में ड्रेन कर देता है। और जो लिम्फ है जो वो कैरियर है, इंपॉर्टेंट कैरियर किसका, हार्मोन का और न्यूट्रिएंट्स से। ही बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है। उसके बाद में लिखा हुआ है कि जो बड़े बड़े फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। और एक बात लीजिए, फैट सोल्यूबल जो फैट होते हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए लैक्टिल हेल्प करती है, इंटरस्टिशियल मिलाई में प्रेजेंट होती है लैक्टिल जो होती है। ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ के बारे में बात होगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में बात होगी। देन उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में टॉपिक पढ़ा था सर्कुलेशन। सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन किस में, फॉर एग्जाम्पल ध्यान आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में, क्लोज एनलिडा और कॉर्डेटा में। जो ओपन सर्कुलेशन है उसमें क्या होता है, ब्लड हार्ट पंप करेगा, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाएगा, और जो साइनस है बॉडी कैविटी उसमें फैल जाएगा, ऑर्गन जो है वो ब्लड के अंदर डूबे रहेंगे। वहीं पे जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें प्रॉपर सर्कुलेशन होता है, मतलब प्रॉपर वेसल्स मिलती है, कैपिलरी मिलती है, जिससे क्या होता है कि ऑर्गन जो डायरेक्ट ब्लड के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, और जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्लोज वाले में हाई होता है, उसका ज़्यादा रेगुलेटरी प्रिसीज कर सकते होते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, ज़्यादा मतलब ज़्यादा सही कौन सा सर्कुलेशन होता है, वो क्लोज सर्कुलेशन होता है। फिर दो एट्रिया होते हैं और क्या होते हैं, दो एट्रिया होती हैं और क्या एक वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा गिल से, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किससे बच्चों, बॉडी ऑर्गन से, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे वेंट्रिकल में, और इससे क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होते हैं। मैमल्स और बर्ड में और क्रोकोडाइल में। फोर्थ चैम्बर हार्ट मिलता है। बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है बच्चों, डबल सर्कुलेशन होता है। लेफ्ट वाली साइड में हमेशा प्योर ब्लड रहेगा, राइट वाली साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहेगा, कभी भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। तो ये कैसा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये बहुत हम बोल सकते हैं कि इसका बेनिफिट होता है, इससे बॉडी में कभी भी क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो एफिशिएंटली वर्क करती है। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपका कीमती टाइम देने के लिए। मैंने पूरा चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश की है। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।